हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग जब भिलाई इस्पात संयंत्र में हमको दिया है तो हमारा अचानक इन्होंने एक सर्कुलर निकाल के किराए को बढ़ा दिया। ऑलरेडी हम 32 गुना दे रहे हैं। बीएसपी में टोटल आज की डेट में मकान कितने होंगे पूरे सेक्टर 1 से टाउनशिप में? कम से कम इनके पास में 35,000 मकान तो आज की डेट में भी है और ये उसको जबरदस्ती डैमेज तोड़ के गिराना फहराना चालू कर दिए और कई सेक्टरों को एक खंडहर बना चुके हैं। घर खाली करिए तो घर को हमको उसी हालत में बना के देना है जैसा ये पहले था। मतलब हमारा जो पैसा वहाँ जमा है वो उसी को बनाने में निकल जाएगा। 40 साल यहाँ डस्ट खा के मर के वहाँ पे वो सांस की बीमारी, शुगर, ऐसा रिटायर हुए तो फिर कितना देना चालू किया? वो मेरा सर 2300-2400 के लगभग आता है बिजली भी। और अब अगर ये सर्कुलर लागू हो जाता है तो फिर कितना हो जाएगा? 14-15 हज़ार हो जाएगा सर। जो लोग हमारे ही लोग अगर मान लीजिए पैसा किराया नहीं पटा रहे तो आप खाली करा लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि आपको मकान की जरूरत है, आप हमसे मकान खाली करा के थर्ड पार्टी को दे रहे हो। हम लोग को 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये पेंशन मिलता है, इससे ज़्यादा पेंशन नहीं। और किसी को बताएंगे भी तो हमको बड़ा शर्म लगता है कि 4 हज़ार पेंशन मिल रहा है। अगर वर्ल्ड में नाम है तो भिलाई का नाम है। सुविधा बोलेंगे तो सबसे गंदा सुविधा हमारे यहाँ। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग के कलेक्ट्रेट परिसर में। यहाँ हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो बीएसपी रिटायर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। इनकी काफ़ी गंभीर और सीरियस डिमांड है, उसको लेके ये लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, माननीय मंत्री जी को भी सौंपा है। ये सारे लोग रिटायर्ड हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं सुरेश चंद भिलाई इस्पात संयंत्र का पूर्व कर्मचारी हूँ और भिलाई इस्पात संयंत्र के मैं मकान में रिटेंशन पे रहता हूँ। रिटेंशन पे रहते हैं तो सर क्या डिमांड लेके आप लोग आ जाएं? हमारी डिमांड ये है कि भिलाई इस्पात संयंत्र सेल के एक यूनिट है और सेल की सारी यूनिटों में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो सब जगह पे लाइसेंस में मकान दिए गए हैं। हमने भी यही मांग की थी कि हमको लाइसेंस पे दिया जाए क्योंकि उस मकान से हमारे लगाव है। लगाव इसलिए कि हमारे फादर भी उसी में थे और हमने और मकान का ऐसा नहीं कि मकान के प्रबंधन को जरूरत है। प्रबंधन के पास ऑलरेडी बहुत सारे मकान है जो अवैध कब्जे में है। अवैध कब्जेधारियों से जो पैसा नहीं दे रहे हैं, जो अवैध कब्जेधारी बिजली पानी सब फोकट में यूज़ कर रहे हैं, उनसे खाली कराए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग जब भिलाई इस्पात संयंत्र में हमको दिया है तो हमारा अचानक इन्होंने एक सर्कुलर निकाल के किराए को बढ़ा दिया। ऑलरेडी हम 32 गुना दे रहे हैं और एक भी रुपए। सर, ये जो 32 गुना आप दे रहे हैं, ये इसको थोड़ा सा क्लियर और साफ शब्दों में समझाइए, अमाउंट को लेके समझाइए। आज की डेट में आप लोग कितना दे रहे हैं? आज की डेट में हमारा कोई 4 से 5 हज़ार सबका है। और अब जो सर्कुलर आया है उसके अनुरूप कितना? उसके अनुरूप उसका सीधा 200 गुना बढ़ा दे रहे हैं। मतलब किसी का 18,000, किसी का 13,000, किसी का 12,000, इस टाइप से चलेगा। छोटे से ये सर ऑलरेडी लागू हो गया है कि सर्कुलर आने वाला है? इन्होंने सर्कुलर निकाल दिया है और ये अभी इसको ये लागू करेंगे शायद दिसंबर से इनका चालू हो जाएगा, 1 दिसंबर से। तो जनवरी में ये हमसे लेंगे। और अभी हमारे पास में जो भिलाई इस्पात संयंत्र के रिटायर कर्मचारी हैं, किसी को भी उस समय पैसा ज़्यादा नहीं मिलता था, वेज बोर्ड हुआ नहीं था, तो कम पैसे में लोगों ने उसको पोस्ट ऑफिस में जमा करके उसी से वो जी खा रहे हैं। अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं रह पाएगा कि वो कैसे जमा करें, तो उनके पास तो किराया देने को पैसा नहीं है और बच्चों की पढ़ाई, बीमारी सब में लगते लगते लोगों के पास पैसे बचे नहीं, तो अब वो लोग जाएं तो जाए कहाँ। और एक बात जानना चाहते हैं कि बीएसपी में टोटल आज की डेट में मकान कितने होंगे पूरे सेक्टर 1 से टाउनशिप में? कम से कम इनके पास में 35,000 मकान तो आज की डेट में भी है और ये उसको जबरदस्ती डैमेज तोड़ के गिराना फहराना चालू कर दिए और कई सेक्टरों को एक खंडहर बना चुके हैं। आपके सामने है सेक्टर 6। ऐसे इन्होंने नंदनी टाउनशिप को बर्बाद किया, ऐसे इन्होंने राजरा टाउनशिप को बर्बाद किया। ये सब जगह खंडहर बना के वहाँ जंगल, नशेड़ियों का अड्डा, अपराधों का गढ़ बनते जा रहा है। तो ये भिलाई के एक स्वच्छ सुंदर भिलाई को, जहाँ पूरा मिनी इंडिया के रूप में लोग एक साथ रहते थे, उसको भी ये अपराध की दुनिया की तरफ ले जा रहे हैं। और जो अवैध कब्जेधारी उनसे खाली कराएं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग हमारे ही लोग अगर मान लीजिए पैसा किराया नहीं पटा रहे तो आप खाली करा लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि आपको मकान की जरूरत है, आप हमसे मकान खाली करा के थर्ड पार्टी को दे रहे हो जो 38 साल से। सर, थर्ड पार्टी इन द सेंस
थर्ड पार्टी मतलब जो भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी नहीं है, जो भिलाई इस्पात संयंत्र में काम ही नहीं किए, उनको दिए जा रहे, चाहे वो प्रशासन का हो चाहे वो कोई भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। तो सर ये सारे जो प्रबंधन है या इस टाइप का जो डिसीजन होता है ये किसके एंड से हो रहा है? ये सिर्फ भिलाई इस्पात संयंत्र का ये दादागिरी है, बाकी कहीं से भी ये ऊपर से बहाना कर दुर्गापुर और बोकारो दे रहा है, बाकी जगह दे रहा है, दिया हमारे पास प्रूफ। दोहरा मापदंड क्यों सर? दोहरा मापदंड तो सेल की ये यूनिट में ये सबसे बड़े दलाल तो यही हैं। इनका तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। अगर टाउनशिप इनके हाथ में दे दिया जाए तो ये 4 दिन में खंडहर बना के छोड़ देंगे। ये टाउनशिप को पूरा बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर भिलाई को बचाना है, भिलाई एक स्वच्छ सुंदर और एक मिनी भारत के रूप में अगर भिलाई को रखना है तो आपके भिलाई के जो पूर्व कर्मचारी हैं, आप 1 रुपया तो देते नहीं। आपको हमारे घर का स्विच खराब हो जाए उसका भी पैसा हम देते हैं तो लगाते हो, तार जल जाए अगर मान लो। सर हम आपसे समझना चाहेंगे, आज आपकी उम्र कितनी है? मेरा सर 61 61। तो 60 के एज में आप रिटायर हुए, तो 60 जब लास्ट आपका मंथ था उस समय आपने जो रेंट दे रहे थे वो कितना दे रहे थे? वो 6 महीना तक सर वो तो नॉर्मल रहता है। 6 महीना के बाद फिगर बताइए ना, उससे समझ में आएगा ज़्यादा क्लियर। 110। और उसके बाद जब आप रिटायर हुए तो फिर कितना देना चालू किया? वो मेरा सर 2300-2400 के लगभग आता है, प्लस बिजली बिल। और अब अगर ये सर्कुलर लागू हो जाता है तो फिर कितना हो जाएगा? 14-15 हज़ार हो जाएगा सर। 14-15 हज़ार हो जाएगा। जी। ये तो काफ़ी गंभीर और एकदम। और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि अगर वो बोलते हैं कि आप अपना घर खाली करिए तो घर को हमको उसी हालत में बना के देना है जैसा ये पहले था। मतलब हमारा जो पैसा वहाँ जमा है वो उसी को बनाने में निकल जाएगा। हर आदमी अपने घर में अपने जगह हिसाब के परिवार के हिसाब से एक्सटेंशन थोड़ा बहुत किया है। कोई साइड बना लिया है, कोई सामने घर बना लिया, कोई साइड बना लिया, गैरेज बना लिया। ये लेकिन उनका कहना है कि आप जब घर छोड़ेंगे तो हमको पूर्ण स्थिति में जिस समय वो घर बना था उस समय उस हालत में आपको करके देना है। मतलब सब तोड़वाइए उसको, उससे कोई मतलब नहीं। सर हम ये जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको जो घर मिला उसकी प्रक्रिया क्या थी या उसके लिए क्या क्या उसकी प्रक्रिया ये थी, उसमें 3 कंडीशन में घर दे रहे थे। पहला कंडीशन ये था कि आपका कोई बच्चा पढ़ रहा हो तब आपको घर मिलेगा रिटेंशन में। दूसरा था कि आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तब आपको मिलेगा, या आपका कोई घर अभी बन रहा है 6 महीने के अंदर बन जाएगा, उस कंडीशन में आपको ये रिटेंशन का जो स्कीम है लागू होती है। तो आपने किस क्लॉज के अंदर लिया था घर? मेरा उस समय मेडिकल हुआ था। 6 तारीख को, मतलब मैं 31 को रिटायरमेंट था और 6 तारीख को मैं सीनियर आईसीयू में था। मेरे को 5 स्टैंड लगे थे, इस कारण मुझे 6 महीने एक्सटेंड किया गया था। तो मुझे रिटेंशन उस बेसिस पे मिला हुआ। उसके बाद उन्होंने 32 गुना कर दिया, मतलब मेरे को 5,500-6,000 के आसपास मेरा किराया आ रहा था। अब वो किराया जा रहा है 15 से 20 हज़ार रुपये। हमारा जो 9 लाख रुपए जमा है उसका तो कोई ब्याज नहीं देते। अगर हम कहीं जमा करते तो वो पैसा हमको कम से कम 5-7 हज़ार रुपये मिलता, वो भी जोड़ दीजिए तो करीब 22-25 हज़ार होता है। अब ये 15 हज़ार हो जाएगा, इधर उधर उसको जोड़ेंगे तो हमारा तो ऐसा हो जाएगा कि हम तो कहीं रह नहीं सकते। सर बीएसपी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो इसमें पेंशन का प्रावधान है क्या आप लोगों के लिए? सर पेंशन का प्रॉब्लम इसके अंदर प्रावधान है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट का है जो कि नॉमिनल है। हम लोग को 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये पेंशन मिलता है, इससे ज़्यादा पेंशन नहीं। और किसी को बताएंगे भी तो हमको बड़ा शर्म लगता है कि 4 हज़ार पेंशन मिल रहा है। पेंशन की बाकी सब पब्लिक सेक्टर में तो लमसम अभी बाकी जगह भी कई जगह पे हमने सुना है कि वहाँ 30,000 40,000 पेंशन जा रहा है। हमारा नहीं है। हम लोग को अगर वर्ल्ड में नाम है तो भिलाई का नाम है। सुविधा बोलेंगे तो सबसे गंदा सुविधा हमारे यहाँ हमारे पास। तो सर इसके लिए जब आप लोग कार्य में थे और आप लोग वर्किंग में थे तब आप लोगों ने मैनेजमेंट और इस्पात संयंत्र और सरकारें अलग अलग पार्टी इसकी रही। हम लोग देखिए, जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं आप तो दबाव आपके ऊपर रहता है कि अगर आप ज़्यादा मुंह खोले तो आपको उठा के बाहर कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उठा के आपको कहीं इधर भेज सकते हैं, माइंस में भेज सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी आदमी जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, खुद मेडिकल प्रॉब्लम है, वो आदमी अपना ट्रांसफर लास्ट आवर्स पे लेना नहीं चाहेगा। 40 साल यहाँ डस्ट खा के मर के वहाँ पे वो सांस की बीमारी, शुगर, ऐसा बिल्कुल आराम से बोलिए सर, आराम से बोलिए। हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही मतलब आप ये हो जा रहे हैं। पूरा परिवार रोड पे आ जाएगा सर, पूरा परिवार रोड पे आ जाएगा। तो सर अभी आप लोगों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है, क्या बोला कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब बोले कि हम वहाँ बात करेंगे। आपकी बात पूरी सुनी है उन्होंने। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम चर्चा करेंगे। और सर अगर मान लीजिए क्योंकि हम कई बार देख रहे हैं अभी सहकारिता समिति वाले पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन किए थे, जो परसों नरसों आंदोलन भंग हुआ वो वापस कार्यरत हो गए, उनकी भी 4 सूत्रीय डिमांड थी। इस तरह से अगर शासन प्रशासन मंत्रालय नहीं मानता है आपकी डिमांड तो फिर आप लोगों के पास में क्या विकल्प है या क्या? सर हम लोग आंदोलन करेंगे, हो सकता है तो परिवार को लेके आना पड़े रोड पे।
आंदोलन तो होगा सर, बैठ के विचार किया जाएगा, विचार करेंगे। हमारे लीडर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे सर, हम ये तैयारी। सर संडे को दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट आई है कि जो हमारा मैत्री बाग है, जो शुरू से बीएसपी के अंतर्गत चल रहा था, उसको भी प्राइवेट करने का खबर आई है। मैत्री बाग वगैरह है, और 3 स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, 3 स्कूल कर दिए, हॉस्पिटल करने की तैयारी। कौन कौन सा स्कूल सर? ये सेक्टर 7 है, मेरे पास है उनका सर्कुलर, सेक्टर 10 है, और नहीं ये 3 स्कूल इन्होंने किया है, सेक्टर 10 भी है। हाँ, तो 3 स्कूल इन्होंने अभी प्राइवेट में दे दिया, और जहाँ तक के हो सकता है कि इनकी प्लानिंग टाउनशिप को भी टेंडर कर देने का है। ये किसी न किसी को दे देंगे, अपने कर्मचारियों, जितने कर्मचारी हैं उसको मेंटेन करवाएंगे, और ये पैसा सिर्फ वो टेंडर जो लेगा वो कमाएगा। सेक्टर 10 जो हॉस्पिटल है सर, उसके लिए भी बीच में आंदोलन, सेक्टर 9 जो हॉस्पिटल है सर, उसके लिए भी बीच में आंदोलन चल रहा था, वो क्या विषय है सर? वो भी है, वो भी, उसको भी निजीकरण करने, प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो उसी के लिए तो सारे लोग परेशान है, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रबंधन इस बार अभी की प्रबंधन में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या चाह रही है। अगर आप इनकी मंशा क्या है किसी की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि भिलाई इस्पात संयंत्र के पूरे हर चीज़ को, आज भिलाई इस्पात संयंत्र में जितने 1000 कर्मचारी पहले कभी रोजगारों के लिए बना था, वो आज वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लेबर ही काम कर रहे हैं। आज बड़ी बड़ी मशीनें अनस्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर लेबरों को ले जाके आप काम करा रहे हो, और एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर भी रहे हैं, रोज हंगामा आ रहा है, रोज दुर्घटना हो रही है, उसके बाद भी प्रबंधन चेत नहीं रही है। प्रबंधन कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए, आप तो वहाँ से सेवानिवृत्त हैं, तो एक कोई फिगर के हिसाब से बता सकते हैं कि सन 2000 में, 2010, 2020 में जो टोटल ऑन रोल बीएसपी एम्प्लॉयज थे, उनकी स्ट्रेंथ कितनी थी? अभी आपको बता दूं, हर महीने 100-150 लोग रिटायर हो रहे हैं, तो आज की डेट में तो मेरे ख्याल से 10-12 इतने ही होंगे एम्प्लॉइज। हाँ बस, बाकी जो आप लोग अपने समय में काम कर रहे हैं, हमारे समय में तो हम कम एक समय 60-70 हज़ार तक यही जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम जो मैन पावर था जो ऑन रोल था 60,000। भिलाई इस्पात संयंत्र धीरे धीरे, भिलाई इस्पात संयंत्र जो धीरे धीरे है प्राइवेट की तरफ जा रहा है, ये सबको दिख रहा है, और सारे लोग खामोश बैठे हैं, मालूम नहीं क्यों। क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन का सीधा नीति यही दिखता है कि सब धीरे से निकाल दो और हाथ जोड़ के बैठ जाओ। मतलब रोजगार से की समस्या तो वैसी पूरे देश में चल रही है, तो भिलाई में उससे बड़ा रोजगार की समस्या पैदा हो जाएगी। आज भिलाई एक बूढ़ों का शहर हो गया है, सारे बच्चे बाहर हैं, यहाँ तो रोजगार उपलब्ध होता नहीं। हमारे पिताजी थे नौकरी में, हम आए नौकरी में यही भिलाई में, आज हमारे बच्चे यहाँ नहीं हैं, सब हमको छोड़ के चले गए, बूढ़ा बूढ़ी अकेले रहना पड़ता है। ये तो पूरे लोगों को भिलाई इस्पात संयंत्र को धीरे धीरे प्राइवेट की तरफ ले जाने के कारण ही हो रहा है ना। आज देखिए अस्पताल जाने की तैयारी है, 3 स्कूल इन्होंने निकाल दिया टेंडर, जहाँ तक के मेरे को लगता है कि ये टाउनशिप को भी टेंडर कर देंगे और किसी न किसी के हाथ दे देंगे, और ये उससे। सर एक लास्ट, ये अगर आपको इस्पात मंत्री को कोई हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज देना है तो आप क्या कहेंगे? हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे इस्पात मंत्री जी को कि मंत्री जी, आप कम से कम भिलाई इस्पात संयंत्र जो मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता था, तो एक अच्छा पूरे भारत के लोग यहाँ पे रहते हैं, हर प्रांत के लोग रहते हैं, उसको वैसे ही बने रहने के लिए कोई उपाय कीजिए। यहाँ रोजगार जो बच्चों को मिलना था वो रोजगार फिर से मिले, वैसे ही भर्तियाँ हो, वैसे ही सिर्फ पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए ही, अब व्यापार के लिए ही रह गया है भिलाई इस्पात संयंत्र। मतलब सरकार भी चाहे तो रोजगार पैदा करे, ना कि बिजनेस बढ़ाए, वो अपने पैसे के लिए मत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भिलाई स्टील प्लांट के सेवानिवृत्त कर्मचारी, और इनकी आपने बातें सुनी, और इनके माध्यम से या इनकी बातों से आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के किस तरह के दुष्परिणाम या प्राइवेटाइजेशन कितना घातक है पूरे षड्यंत्र, पूरे पीएसयूज़ के लिए। इस सब के बीच में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारी कमेंट बॉक्स खुली हुई है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।